करेंगे एनर्जी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने वर्क डिस्कस किया था। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल, और सीजीएस यूनिट जो है वो होती है आर्ग। तो 1 जूल को हमने कन्वर्ट किया था किस में, आर्ग में, तो 10⁷ आर्ग के इक्वल होता है ये। उसके बाद हमारे पास एनर्जी के टाइप आएंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी का टाइप पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हमारे पास बहुत तरह की एनर्जी यहाँ पर है। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बहुत टाइप की हमारे पास एनर्जी हमारी है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या उसकी पोजीशन अर्थ के विद रिस्पेक्ट में, मान लो ग्राउंड से कुछ ऊपर उठा देते हैं उसको, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम कोई चेंज ले आते हैं, यानी कि उसकी शेप चेंज कर देते हैं या उसका साइज़ चेंज कर देते हैं हम, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो सिंपली मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। साथ में पोटेंशियल एनर्जी के टाइप आएंगे हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं हम, ए मूविंग कार लेते हैं, कोई कार मूव करते हैं, उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। विंड की बात करें, मूविंग एयर, उसके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है। वाटर और रिवर वाटर जो होता है, रिवर वाटर जो मोशन में होता है रिवर का, उसके पास भी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है। कोई भी चीज़ जो मूव करती है उसके पास जो है किस तरह की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के बाद हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो एक्सप्रेशन अगर हमें डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी का, तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे कि हमारे पास जो है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है कोई भी, और इसके ऊपर ये एक बॉडी रखी है जिसका मास हम कंसीडर करते हैं, मान लो मास इसका है m। ये हमने कोई बॉडी कंसीडर की जिसका मास कितना है? m मास है। और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे हम, कांस्टेंट फोर्स जो है F, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। और मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल पोजीशन, ये जो यहाँ पर जो पार्टिकल था, जब ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इनिशियल स्पीड अगर हम कंसीडर करें u जो है इसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और ऑब्जेक्ट मूव करके नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाता है यहाँ पर, और फोर्स लगाने से मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है s। और s डिस्प्लेसमेंट के बाद मान लो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसकी वेलोसिटी जो है v से चेंज हो जाती है, u से चेंज हो जाती है v जो है इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ऐसा हमें कंसीडर करना है। तो अब क्या होगा? अगर हमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमें पता है वर्क डन होगा, वर्क डन। तो ये जो फोर्स लगेगा ये कितना वर्क डन करेगा? फोर्स जो है वो वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स in displacing the body of mass m through small displacement या through
डिस्प्लेसमेंट एस इन इट्स ऑन डायरेक्शन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम कर लिया है, तो ये जो वर्क आएगा ये कितना आएगा, एफ इंटू एस आएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा एस है। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। बट न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ से हमें पता है फोर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ए जो है ये क्या है, एक्सीलरेशन है, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन दिस इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर देंगे एम इंटू ए। तो इसके बाद क्या है, हमें थर्ड इक्वेशन का यूज करना है, वी नो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, मोशन वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था, तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो यहीं से मैं फॉर्मूला निकालता हूँ, वी स्केयर जो आएगा दिस इज इक्वल टू, या एक्सेलरेशन निकाल लो या डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर, और डिवाइड बाई 2s को इसके डिवाइड में ले आते हैं, और ये किसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो वर्क जो आएगा, ये वर्क हमारा इक्वल आएगा किसके, एम, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई 2s, और इनटू में यहाँ पर एस आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल, तो ये वर्क डन का जो फॉर्मूला बचा है हमारे पास 1/2 बाहर लिख दो, अंदर बचा वी स्केयर माइनस यू स्केयर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ये वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला बचा है। नेक्स्ट वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, वो मैं राइट करता हूँ दोबारा से। वर्क जो आया हमारा 1/2 एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर आया। तो अगर ये जो वर्क डन आएगा, ये वर्क डन जो है यहाँ पर एक तरह से मैं फॉर्मूला अगर बनाऊँ 1/2 एम वी स्केयर माइनस 1/2 एम यू स्केयर, तो वर्क डन जो आएगा ये यहाँ पर ये दो फैक्टर हमारे पास आए हैं, जिसमें से ये फैक्टर जो है हमारा, इसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी है और इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अब अगर हम सपोज करें लेट u इज इक्वल टू 0, मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, यानी कि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो इसका मीनिंग वर्क डन जो आया यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, 1/2 एम वी स्केयर के, क्योंकि ये वाला फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वर्क जो है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल आएगी यहाँ पर, और ये वर्क जो है हमारा 1/2 एम वी स्केयर है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/2 एम इंटू वी स्केयर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी, एक मास पर और एक दूसरी जो उसकी वेलोसिटी है उसके स्केयर पर डिपेंड करेगी, दो फैक्टर पर ये जो है डिपेंड करेगी। और जो हमारा एक्सप्रेशन ये आया था 1/2 एम वी स्केयर माइनस 1/2 एम यू स्केयर, तो ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो टर्म है इसको हम लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि वर्क डन जो आएगा, वर्क डन ये किसके इक्वल आया यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के आया, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, और इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी
थ्योरम। तो मीनिंग एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ए बॉडी या वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उसके इक्वल आता है वर्क डन, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक छोटा सा रिलेशन और हम यहाँ डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन आएगा, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। v जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m मास है। और जबकि हमारा लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम को हम राइट करते हैं p से, ये है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन राइट करता हूँ यहाँ पर 1/2 m इंटू v², इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर दे और मास से ही क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी 1/2 ये हो जाएगा m² v² और डिवाइड में क्या हो जाएगा m। अब इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1/2 m, ऊपर आ जाएगा mv और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो mv की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं, p, और इसका स्क्वायर हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो आएगा दिस इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। m क्या है यहाँ पर, मास है। तो ये रिलेशन हमारा आता है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक तो हमारी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों की ही हम डेफिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो डेफिनेशन करते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its position। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगी, पोजीशन किसके विद रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ले सकते हैं। अर्थ के विद रिस्पेक्ट में, अगर अर्थ के ऊपर हम हैं तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट में अर्थ, और कोई किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से हम कुछ हाइट पर उठा देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, जिसका मास जो है वो कितना है, m है। तो ये इसकी पोजीशन जो है अर्थ के सरफेस के विद रिस्पेक्ट में, हम अगर इसको कुछ हाइट पर ले आए, h हाइट पर, कितनी हाइट पर ले गए अर्थ के विद रिस्पेक्ट में, h हाइट पर ले गए हैं, तो इस पोजीशन पे, क्योंकि अर्थ की, इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अर्थ के विद रिस्पेक्ट में चेंज हो गई है, तो इस पोजीशन में चेंज की वजह से बॉडी के अंदर जो है, अब देखो हमें इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाना पड़ेगा। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम इसको मूव करवाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो है इस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो
देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ, ये मान लो अर्थ लेते हैं हम, अर्थ के सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो जिसका मास m है, तो हमें पता है अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है g जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो अर्थ इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m अगर इसका मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अर्थ के सरफेस पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, अगर रेडियस अर्थ का r है तो r का स्क्वायर होता है, इतना फोर्स लगता है हमारे पास। अगर अर्थ का रेडियस r लेते हैं और अर्थ का मास कितना कंसीडर करते हैं, कैपिटल M, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने किया हुआ है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के सरफेस पर, हमें पता ऑब्जेक्ट का वेट जो लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, तो वेट जो लगेगा, वेट हमारा क्या लगता है, m इंटू जी लगता है। जहाँ पर हमने g का फॉर्मूला जो डिराइव किया था Gm अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा g के लिए फॉर्मूला आया था। तो मीनिंग वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ के सरफेस से, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, यहाँ से हमें इस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक रेज करना है, मान लो यहाँ पर लेके आना है। इस अर्थ के सरफेस पर A पोजीशन से ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर ले आए, B पोजीशन पर। तो यहाँ तक रेज करने के लिए इस ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा F, ये फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे, मान लो हाइट कितनी है, h हाइट तक इसको हमने रेज किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h। तो वर्क का हमें फॉर्मूला हमें पता है, वर्क का जो फॉर्मूला आएगा, जितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, हमें F फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट किया यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज करने में, तो ये वर्क जो है इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसकी टर्म में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। तो वर्क डन जो आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स है वो वेट के इक्वल लगाना पड़ेगा फोर्स कम से कम, तो ये आ जाएगा mg, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है हमारा h, तो वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू mgh, और ये जो वर्क है ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला आएगा यहाँ से, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा mgh। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, मास पर बॉडी के डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगी, और हाइट पर। जितना ज़्यादा ऊपर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये थी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लो कोई भी स्टोन हमारे पास है, एक स्टोन हमने ऊपर उठाया हुआ है, अगर इसको नीचे गिरा दे और इसके नीचे ग्लास की स्लैब रख दे, तो हो सकता है ये स्टोन ऊपर से जब गिरे ग्लास स्लैब के ऊपर इसको ब्रेक कर सकता है, यानी कि ये कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। जब कोई भी बॉडी वर्क कर सकती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है। और अर्थ से अगर वो हाइट पर है कुछ, तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब करते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम कंसीडर करते हैं, जैसे रामायण और महाभारत के टाइम जो है राम ने, अर्जुन जो है वो क्या यूज करते थे, धनुष यूज करते थे, बो यूज करते थे ऐसे, और साथ में क्या था, एक एरो छोड़ते थे, एरो तीर जिसको बोलते हैं। तो अगर हम इस रस्सी को पीछे की तरफ खींचते हैं, दोबारा बनाता हूँ मैं, अगर हम यहाँ पर क्या करें, जो ये यहाँ पर हमने रस्सी जो लगाई हुई थी इसको हम इलास्टिसिटी पीछे की तरफ खींचते हैं ऐसे, और फिर छोड़ते हैं। पीछे अगर खींचेंगे तो इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, किसके अंदर चेंज आ जाएगा, इसकी शेप में। और जब शेप में चेंज आएगा तो हमें कुछ ना कुछ शेप में चेंज आने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क यहाँ पर जो है
इस रोप के अंदर जो है या स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ये एरो जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्म्ड शेप, डिफॉर्म्ड शेप, यानी कि अगर किसी बॉडी की शेप में हम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दें तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही स्प्रिंग जो होता है हमारे पास, ये स्प्रिंग जो है, ठीक है, स्प्रिंग को एक एंड से टाइट कर दें हम, रिजिड मीनिंग इसको कर दें, और दूसरे एंड को हम खींच करके अगर छोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ऐसे जब स्ट्रेच करेंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन टर्म ऑफ इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये स्प्रिंग जो है जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। इसका मीनिंग ये कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है, तो इसका मीनिंग इसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर, और इस एनर्जी को बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक छोटी सी डेफिनेशन और लास्ट में दे रखी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक तो आपने ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one state to another state। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, और यहाँ पर हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी क्या कहता है अभी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम remains constant and is equal to the sum of its kinetic energy and potential energy। मीनिंग किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल रहेगी और हमेशा क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं यहाँ पर।